हेलो प्लस टू क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वो जो कि है सॉल्यूशंस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कुछ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बाकी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका उल्टा हुआ जिसमें लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है इनटू सॉलिड स्टेट। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है। और freezing point of a liquid is a temperature at which the vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid। अगर प्रेशर की टर्म में डिफाइन करना हो तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब वेपर प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड का इक्वल हो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने साइड में आपको एक ग्राफ देके रखा है। द ग्राफ शोज द फेज डायग्राम फॉर अ प्योर सॉल्वेंट एंड हाउ इट चेंजेस व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू इट। एक मैंने आपको फेज डायग्राम दिया है, एक है सॉल्वेंट। ऊपर वाला है सॉल्वेंट, ऊपर वाला ग्राफ शो करता है सॉल्वेंट को, नीचे वाला करता है सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन कब बना? जब हमने सॉल्वेंट में ऐड किया सोल्यूट। और सोल्यूट कैसा ऐड किया है हमने? नॉन वोलेटाइल। द सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या हुआ, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था तो उसने क्या किया? वेपर प्रेशर को लोअर कर दिया। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कि कैसे वेपर प्रेशर लोअर होता है। द सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट रिजल्टिंग इन लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या हुआ कि जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ वैसे ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, अगर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। The freezing point depression is the difference in temperature between the freezing point of pure solvent and that of the solution। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको कि हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं वो होगा इक्वल टू TF नोट, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, माइनस TF यानी टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Now the depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution। जैसे elevation in boiling point directly link था molality के साथ, वैसे ही depression in freezing point भी directly proportional होता है molality के। molality होती है number of gram moles of solute dissolved in per kg of solvent। Kf is known as मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब डेल्टा TF था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जैसे ही हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया वहाँ पे एक कांस्टेंट लगा KF, और इस KF को क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर m इज इक्वल टू 1 है दैट मीन्स अगर मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा TF हो जाएगा इक्वल टू KF। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं डिप्रेशन और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, यानी कि जितना 1 मोलर सोल्यूशन का लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हुआ है उसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। द सोल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। या तो फिर ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या है, हमने 1 मोल सोल्यूट को डिजॉल्व किया है 1 kg सॉल्वेंट में। अब यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? किलो kg पर मोल। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट? वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है इक्वल टू KFM। दिस M इज मोलैलिटी और हमें पता है मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज WA अपॉन 1000। इसको थोड़ा अरेंज किया, ये आ गया WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA। M की वैल्यू ऊपर पुट कर दी तो डेल्टा TF आ गया KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन
mb इंटू WA। अरेंज किया तो हमारे पास जो mb यानी मॉलिक्यूलर जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट आया वो आया इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। अब अगर मास ऑलरेडी हमें केजी में दे के रखा है, ये तो तब होगा अगर ग्राम्स में है, अगर केजी में दिया है तो हम यहाँ से 1000 हटा देंगे तो mb विल बी इक्वल टू KF इंटू WB ओवर डेल्टा TF इंटू WA। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। Now the next topic is osmosis. Osmosis is the movement of water or other solvent through a plasma or semi-permeable membrane from the region of low solute concentration to a region of high solute concentration. क्या होती है osmosis? Osmosis होती है movement of water या तो other solvent की एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और कैसे मूवमेंट होती है, रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिस तरफ लो कंसंट्रेशन है वहाँ से मूव करती हैं टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। या फिर एक और डेफिनेशन इसकी हो बोले तो इट मे बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ को या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी अगेन लो कंसंट्रेशन से जाएगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ को थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? दीज आर द मेम्ब्रेन विच अलो ओनली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू देम। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि पोरस नेचर की होती है और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देती हैं, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस दो टाइप की होती है, एक होती है एंडो ऑस्मोसिस, दूसरी होती है एक्सो ऑस्मोसिस। इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। एक एग लिया और उसकी जो आउटर शेल थी, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई थी, एग को डिज़ोल्व किया HCl में। तो जैसे ही उसका HCl में डिज़ोल्व किया उसकी आउटर शेल रिमूव होगी और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी वो एज इट इज़ बच गई। अब इस एग को पहली बार प्लेस किया प्योर वाटर में। अब क्योंकि ऑस्मोसिस होती है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, जो प्योर वाटर है क्योंकि उसकी लो कंसंट्रेशन है और एग के इनसाइड क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं टू इनसाइड द एग, तो जिसके कारण एग का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। द इनवर्ड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडो ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। अब एक और एग लिया, सेम वैसे ही उसकी शेल रिमूव करके अब इसको प्लेस कर दिया NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन में प्लेस किया। ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब क्या हुआ, बाहर जो सॉल्वेंट था उसकी कंसंट्रेशन हाई है और एग के इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अब जो मूवमेंट होगी वो होगी एग के पार्टिकल से लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को, तो अब एग जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। द आउटवर्ड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस। ये दो टाइप्स हैं हमारी ऑस्मोसिस की। Now the next is difference between osmosis and diffusion। दो टर्म्स होती हैं, एक है osmosis, एक है diffusion। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? The process of osmosis takes place through a semi-permeable membrane। जो osmosis होती है इसके लिए एक semi-permeable membrane की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि diffusion में कोई भी semi-permeable membrane नहीं होती है। The process of osmosis involve the movement of solvent molecule in one direction only। जो osmosis होती है इसमें solvent molecule एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और diffusion में solute and solvent वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। Osmosis molecule of solvent moves from region of lower concentration of solute into the region of higher concentration। रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन इसका उल्टा होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर। हम प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोसिस को स्टॉप भी करवा सकते हैं और उसको रिवर्स भी करा सकते हैं, बट डिफ्यूज़न को हम रिवर्स नहीं करवा सकते हैं। जो ऑस्मोसिस होती है ये मेनली लिक्विड्स में ही होती है और डिफ्यूज़न जो होते हैं ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों में हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको एक एग्जांपल लेके पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। हमने क्या किया, एक ग्लास वेसल लिया और उसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ग्लास वेसल में एक तरफ डाला है सोल्यूशन, दूसरी तरफ है सॉल्वेंट, और जो सोल्यूशन है
उसके ऊपर फिक्स किया हुआ है एक पिस्टन। पिस्टन क्या काम करेगा, वो प्रेशर अप्लाई करने का काम करेगा या तो फिर सॉल्यूशन की मूवमेंट शो करेगा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करेंगे टुवर्ड सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हायर होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लोअर होगी। जैसे ही अब सॉल्वेंट पार्टिकल पास करेंगे सॉल्यूशन की तरफ को, पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो उसको कम करने के लिए ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ को आ रहे थे, अब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ को मूव करना बंद हो जाएंगे। द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमने प्रेशर अप्लाई किया इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल-वेंटहॉफ लॉ, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू गेल-लिजक-वेंटहॉफ लॉ। अब अगर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर बोलो पाई अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इन दोनों लॉज को अगर कंबाइन करें तो पाई विल कम आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, या फिर बोलो पाई इज इक्वल टू आर सी टी। आर जो है इसमें सॉल्यूशन कांस्टेंट है। अब सी होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी एन अपॉन वी। तो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी, या तो फिर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब क्योंकि नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेंटहॉफ इक्वेशन पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। वेंटहॉफ इक्वेशन के इक्वल अकॉर्डिंग पाई वी होता है इक्वल टू एन आर टी। अब हमें पता है एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी डब्ल्यू बी ओवर एम बी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर पाई वी हो जाएगा इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी मल्टीप्लाई बाय आर टी। एम बी है मास ऑफ सोल्यूट एंड एम बी इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से हम एम बी यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, विच विल कम आउट टू बी डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस कैन बी, थ्री टाइप से हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। A solution is called hypertonic if its osmotic pressure is higher than that of solutions from which it is separated by a semi-permeable membrane. अगर इसका osmotic pressure higher होता है देन द सॉल्यूशन जिससे कि हमने इसको सेपरेट किया है। सेकेंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है in which osmotic pressure is lower than that of solution from which it is separated. अगर इसका osmotic pressure जिस solution से इसको separate किया है उससे कम होता है उसको बोलते हैं hypotonic solution. थर्ड है isotonic solution. Two solutions are called isotonic if they exert the same osmotic pressure. जिन दो solutions का same osmotic pressure होता है उसको बोलते हैं isotonic solution. Next topic is reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर था जिसने सॉल्वेंट की मूवमेंट को बंद कर दिया, बट अब हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया सच दैट कि जो सॉल्वेंट है अब वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ को फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी अब वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हम डीसैलिनेशन करते हैं सी वाटर की वो हम करते हैं थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स क्या होता है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉर्मल जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उससे वो डेविएट कर जाती हैं, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, और ये जो डिफरेंट आएंगी वो या तो आएंगे एसोसिएशन के कारण या तो आएगी डिसोसिएशन के कारण। एसोसिएशन का मतलब या तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे, या तो डिसोसिएट यानी वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल
जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है एसिटिक एसिड का वो होता है 16 यूनिट, बट जो ऑब्जर्व उसका मास आता है वो आता है 120 यूनिट। क्यों? क्योंकि उसकी हो जाती है एसोसिएशन। इस तरह से जो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे ही KCl है, उसका जो डिसोसिएशन के कारण है वो मॉलिक्यूलर मास चेंज होकर हो जाता है 37.25। और ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं इनको अगर हमें करेक्ट करना हो तो हम कैसे करेक्ट करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय वेंट हॉफ फैक्टर, उससे हम इसको इनके जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनको करेक्ट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका रेशियो निकालते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर। या फिर हम बोलें कि जो नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है उसको कंपेयर करते हैं विद ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के साथ, दैट इज नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर। अब अगर I इज हो इक्वल टू 1, आई मतलब वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आती है इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ सोल्यूट बिहेव्स नॉर्मली इन सोल्यूशन। इसका मतलब ना कोई डिसोसिएशन अकर हुई है ना कोई एसोसिएशन अकर हुई है, और दोनों की दोनों ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इफ I इज ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 हो दैट मीन्स सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन सोल्यूशन। I की वैल्यू ज़्यादा आई, इसका मतलब सोल्यूट की क्या हुई, डिसोसिएशन। और जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा होगा। इफ़ I इज़ लेस देन 1, इसका मतलब सोल्यूट की एसोसिएशन हुई है और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसका लेस मैग्नीट्यूड होगा देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ आपका चैप्टर 2 दैट इज़ सॉल्यूशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।